Hello everyone, I hope you all are good and myself Kritika Sharma and welcome to class. आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री कंसेप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉलीमर। पॉलीमर जस्ट नॉट कि केमिस्ट्री ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जनरल जो साइंस है या जनरल जीके के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और पॉलीमर के हमारे पास होने वाले हैं 2 लेक्चर, जिसमें कि आज मैं आपके सामने फर्स्ट लेक्चर लेके आई हूँ। बात करते हैं पॉलीमर। जब भी किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमेशा मीनिंग निकालिए। देखिए, हम हर किसी की बात का तो मीनिंग निकालते ही हैं, तो क्यों ना जब हम टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग निकालें ताकि हमें समझने में आसानी रहे और हमारी ग्रोथ भी हो। चलिए अभी हम पॉलीमर की बात करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर किसी को टैट एंड टीजीटी से रिगार्डिंग किसी भी सब्जेक्ट, जरूरी नहीं है कि मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, सिर्फ एक दो ही सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल, जेबीटी ऑल्सो अवेलेबल, टैट के लिए भी, कमीशन के लिए भी, शास्त्री, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको ज्वाइन करना है या आपको नोट्स ही चाहिए, आपको मॉक टेस्ट ही चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ आपको लगता है कि बस थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए तब भी मेरा हो जाएगा, तब भी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। आप कॉल कर लीजिएगा नीचे दिए गए नंबर पे, आपको डेफिनेटली आपको चीजों को अच्छे से करवाया जाएगा। बात करें, मेन बात होता है कि YouTube से आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्या ये जो प्लेटफॉर्म है ये सही भी है या नहीं है। देखिए, इस प्लेटफॉर्म में आपको रिजल्ट्स, ओल्ड रिजल्ट्स देख लीजिए एंड हमारे व्यूज देख लीजिए और आप कांटेक्ट कर लीजिए डायरेक्ट, आपके जितने डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिया जाएगा। ये था। अभी हम बात करते हैं पॉलीमर की। देखिए, पॉली मतलब मैनी, मर का मतलब है यूनिट। ये ग्रीक ओरिजिन है, मतलब ऐसा कोई चीज जो छोटे 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 यूनिट से मिलके बना है। अब जरूरी नहीं है, देखो अब माला बना रहे हो आप, तो आपको पता है एक माला, एक अच्छी माला तब बनेगी जब वो एक तरीके से सीक्वेंस वाइज बनी होगी। तो वैसे ही पॉलीमर होते हैं। तो पॉलीमर कई बार हो सकता है कि आप बीट 2 यूज करें, लाइक एक डार्क यूज कर लिया, एक लाइट, डार्क, लाइट, ऐसे करके भी यूज कर सकते हो, या आपने एक बड़ा छोटा फिर ऐसे ऐसे सीक्वेंस में भी यूज कर सकते हो। यानी आप 2-3 सीक्वेंस को भी यूज कर सकते हो, या 2 सीक्वेंस को भी, या 1 को भी यूज कर सकते हो जब आपने कोई चीज बनानी है। पॉलीमर हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ एक ही टाइप के यूनिट को यूज करते हैं, अब उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक पूरा कंपाउंड जो होता है वो आप लेते हो, तो उसे हम होमो हमेशा, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो, कहीं भी बात करोगे तो होमो का मतलब हमेशा सेम रहता है। मोनोमर यूनिट जिसके सेम रहते हैं उसको हम होमो पॉलीमर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉली इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन आपको पता है कार्बन कार्बन बॉन्ड को आता है, तो ये बार बार रिपीट होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो इसलिए इसको पॉली इथाइलिन बोला जाता है। बाकी बात करें हिट्रोपॉलीमर, हिट्रो से ही वर्ड का मतलब है अलग, तो हिट्रो मतलब को पॉलीमर। मोनोमर यूनिट इसमें डिफरेंट टाइप का होगा, लाइक एग्जाम्पल टैरेलिन, इसके यूजेस वगैरह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेट्राप्थैलिक एसिड 2 यूनिट से मिला है। बाकी बात करें नायलॉन की, तो नायलॉन मिला होता है हेक्सामिथाइलिन, एमीन एंड एडिपिक एसिड। इनकी पिक्चर, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, बट स्टिल अभी आप इतना याद रखिए कि होमोपॉलीमर क्या होता है, हिट्रोपॉलीमर क्या होता है। बाकी जब हम कंसेप्ट्स को करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली ये चीजें क्लियर हो जाएंगे। पॉलीमर एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, मर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल, बट मतलब इसका मतलब क्या है कि पॉलीमर एक बड़ा मॉलिक्यूल तो है, बट हर बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीमर नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? चलिए फिर से बताती हूँ। जैसे कि हमने कंसीडर किया पॉलीमर होते हैं छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं, राइट? इतना तो समझ आ गया। पॉलीमर छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। बट हर बड़ा मॉलिक्यूल, जैसे कि आपको दिख रहा है एक छोटा गोला, बड़ा गोला, ऐसे करके, ये भी तो मैक्रो मॉलिक्यूल है, बट ये पॉलीमर नहीं है,
क्योंकि पॉलीमर की स्पेसिफिक डेफिनेशन हमने पढ़ी कि जो सेम यूनिट से मिलके बना है। सेम मतलब ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के हैं, सेम का मतलब अगर दो यूज हुए तो आफ्टर टू अगले टू, आफ्टर टू उसके बाद ऐसे ऐसे यूज हुए। जैसे कि माना क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक बड़ा मॉलिक्यूल है बट पॉलीमर नहीं है। बायो वालों की बात करें या चाहे केमिस्ट्री वालों की, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल का कोर एलिमेंट कौन सा है। कोर एलिमेंट का मतलब होता है कि क्लोरोफिल के सेंटर में कौन सा एलिमेंट होता है। जल्दी से बताएंगे। देखो, क्लोरोफिल स्पेसिफिकली होती है प्लांट्स में, जो कि क्या करती है, लाइट को ट्रैप करने का काम करती है। सो अब क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन पूछा मैंने कि क्लोरोफिल के जो सेंटर में एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है। ये जनरल जी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। जल्दी से देखते हैं कौन रिप्लाई फास्ट करता है, किसे चीजें जल्दी समझ आई। आई होप कि सबको समझ आया होगा कुछ ना कुछ। तो एनीवन नो? एटलीस्ट बायो वाले तो आंसर कर ही सकते हैं, राइट। इसका कोर एलिमेंट आता है मैग्नीशियम। क्या होता है, सेंटर में मैग्नीशियम होता है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, ये काम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि जोड़ के रखता है। अब जल्दी से आप सबने एक और आंसर करना है, ये बताना है कि जो मैग्नीशियम है ये पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में आता है। हमारे 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप में से किस ग्रुप में आपका क्वेश्चन मतलब आता है मैग्नीशियम। जल्दी से बताएंगे। हाँ, मैग्नीशियम में कैल्शियम होते हैं बट मेन तो मैग्नीशियम ही आता है। जल्दी से बताएंगे पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में। अब देखो, जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, कुछ भी करते हैं, सो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर कीजिए, क्योंकि आंसर करोगे एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी। एक्टिव जब पार्टिसिपेशन होती है तो चीजें जल्दी समझ आती हैं। सो जल्दी से बताइए। माय क्वेश्चन इज कि जो मैग्नीशियम है ये पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में आता है, और किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए और सभी का रिप्लाई मुझे मिलना चाहिए। जल्दी से। राइट। क्या है, ग्रुप टू। ग्रुप टू की ट्रिक थी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, जिसमें कि सेकेंड नंबर पे मैग्नीशियम आता है, राइट। सो चलिए अभी हम पॉलीमर पे बढ़ते हैं। सो हम पॉलीमर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखो, हर जब भी ना हम किसी चीज को बांटते हैं, लाइक आपने अलमीरा ही सेट करनी है तो हमने अलमीरा में बांट दिए घर के कपड़े, मार्केट के कपड़े, फंक्शन के कपड़े, कॉस्मेटिक्स, स्वेटर्स, हर जगह को हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं। सभी करते हैं। सो क्लासिफिकेशन अगर हम पॉलीमर की कर रहे हैं तो हमने अलग अलग वे से की कि वो कहाँ से ओरिजिन किए, कैसे वो बने हैं, कैसे वो फॉर्म होते हैं। सो यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में फ्लो चार्ट बनाया है, क्योंकि फ्लो चार्ट से चीजों को हम समझ सकते हैं, इजिली समझ पाते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ए ओरिजिन, कहाँ से वो पैदा हुए, उसके बेसिस पे किस टाइप के आते हैं। नेचुरल, सीधी सी पता लग रहा है, नेचर से मिले हैं। स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, रबड़, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ प्रोटीन का मोनोमर यूनिट क्या है। हम पढ़ते हैं ना, पॉलीमर क्या होते हैं, जो जुड़ जुड़ के मिलके बने होते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके मिलके बने होते हैं। तो जल्दी से मुझे ये आंसर कीजिए कि पॉलीमर का प्रोटीन का मोनोमर यूनिट क्या होता है। तो क्वेश्चन के साथ करेंगे, आप भी एक्टिव रहोगे, आपको भी जल्दी समझ आएगा और चीजें भी अंडरस्टैंड आसानी से होंगी। इसलिए हम हर सेक्शन को इसी वे से पढ़ेंगे ताकि मजा भी आए पढ़ने में, थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। ताकि मेन रोल है कि अगर क्लास अटेंड कर रहे हो तो चीजें आपको यहीं पे यहीं याद हो जाए। एटलीस्ट 50% तो आप कहीं भी कभी भी ना भूलो, राइट। एमाइनो इज ए मोनोमर यूनिट ऑफ ए प्रोटीन। रबड़ भी एक नेचुरल पॉलीमर है। सिंथेटिक, जो कि क्या होता है, लैब से बनाया जाता है।
लाइक पीवीसी, टेफ्लॉन, नायलॉन, बैकेलीट, टैरेलिन। अब ये किस टाइप के हैं, क्या इसके अंदर आता है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे बाद में। सो चलिए अभी हम बात करते हैं सेमी सिंथेटिक। ऐसे सेमी का मतलब होता है मिडल, ये मिक्स फॉर्म रहती है, नेचर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे कि रियॉन है, रियॉन कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, ये भी याद रखना। ये भी बहुत बार जनरल जीके में क्वेश्चन आता है कि रियॉन को हम किस नाम से जानते हैं। सो रियॉन को हम जानते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल्यूलोज नाइट्रेट, फिर आता है वल्केनाइज्ड रबड़। देखो वल्केनाइज्ड रबड़ वो होती है, देखो नेचुरल रबड़ बहुत ही सॉफ्ट होती है, जैसे कि नेचुरल जो गोल्ड की बात करें वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसकी हम नई चीज नहीं बना सकते। तो वैसे ही मतलब उसको हम मिक्स करके एलॉय बनाते हैं। तो रबड़ भी एक ऐसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसका कुछ बनता नहीं है, इसलिए हम उसमें सल्फर ऐड करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम वल्केनाइजेशन ऑफ ए रबड़ बोलते हैं। याद रखिएगा, ये करके भी क्वेश्चन आता है। देखो पॉलीमर चैप्टर का हर एक पॉइंट अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, आप किसी भी एक पॉइंट को छोड़ नहीं सकते। ये तो था क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ऑरिजिन। अब किया, एक बार माइंड में बिठाइए, देन गो टू ए नेक्स्ट टॉपिक। कभी भी जब एक टॉपिक माइंड में नहीं घुसा है, नहीं समझ आई है, आपको नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाना है। यही है कम टाइम में सही से अपने टाइम को यूज करना। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? ढांचा, जो कि दिख रहा है। तो पॉलीमर इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक लीनियर, देखो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, बताइए कौन सा पॉलीमर लीनियर है, कौन सा पॉलीमर ब्रांच्ड चेन है, कौन सा पॉलीमर क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर है। सो लीनियर चेन पॉलीमर की बात करें हम, तो मोनोमर यूनिट लिंक्ड टू वन अनदर, छोटे छोटे यूनिट एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। इसका एग्जांपल आ गया आपका नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड पीवीसी। याद रखिएगा एग्जांपल्स के, क्योंकि मैं अभी जैसे ही मैं और कहाँ से ही ओरिजिन हुए ये सब कुछ करेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन सेशन करूंगी। सो अभी के अभी चीजों को याद रखना है, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अभी भूल जाओगे, आप बस पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं, साथ साथ याद रखनी है चीजों को। रिपीट करो, बैठे हैं रिपीट करो, जितना रिपीट करोगे उतना याद होगा। अब आ जाती है ब्रांच्ड। ब्रांच मतलब एक सिंगल चेन है, उसके में साइड में लग जाते हैं मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल आ गए पॉलीथीन, स्टार्च, एमाइलोपैक्टिन, ग्लाइकोजेनेटिक्स, ये इसमें आ जाते हैं ब्रांच्ड में। थर्ड आता है क्रॉस्ड। अब क्रॉस्ड से डायरेक्टली आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे क्रॉस्ड की बात की गई है तो बहुत सारी मतलब आगे पीछे बॉन्डिंग होगी, कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं होगी। तो यानी यहाँ पे बनता है नेटवर्क, और जो नेटवर्क बनते हैं वो हमेशा याद रखना रिजिड नेटवर्क बनता है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, लाइक बेकेलाइट, मेलेमाइन, फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है? ये है क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर। याद रखिएगा चीजों को। फिर बात करते हैं हम थर्ड बेसिस ऑफ ए क्लासिफिकेशन। देखो थर्ड बेसिस ऑफ ए क्लासिफिकेशन आती है एडिशन पॉलीमर एंड सेकेंड आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, देखो हमेशा जब भी टॉपिक पढ़ते हो लिंक बना के पढ़ो कि अच्छा ये टॉपिक था, पीछे हमने इसका ये पढ़ा था, अच्छा अब ये आता है, तो उससे चीजें क्लियर होती हैं, अदरवाइज चीजें क्लियर नहीं होती हैं। सो बात करते हैं हम आज के कंसेप्ट की, एडिशनल पॉलीमर नाम से मीनिंग मेकिंग बनी है, हर चीज का मीनिंग निकालते हैं, केमिस्ट्री की दुनिया में भी इसका मीनिंग निकालिए। एडिशन मतलब जुड़ना। सो अब जुड़ते तो बहुत सारे, कंडेंसेशन भी जुड़ना ही होता है एक टाइप का, तो दोनों में क्या फर्क है? सो एडिशन पॉलीमर का मतलब है जब आप ऐड कर रहे हो तो विदाउट एनी लॉस, वो सिर्फ ऐड होते जा रहे हैं, कुछ भी उसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं है।
तो added repeatedly long chain without elimination of a product like polyethylene, buna-S, polypropylene. तीनों याद रखने हैं, रिपीट करेंगे, पॉलीथाइलिन, बोना-S एंड पॉलीप्रोपाइलिन. नेक्स्ट आता है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर. कंडेंसेशन, अच्छा चलिए, इससे मुझे एक और पॉइंट याद आया. हमने लास्ट टॉपिक एसिड एंड बेस का क्या था, उससे पहले हमने मैटर वगैरह के बारे में पढ़ा ही है. सो कंडेंसेशन कौन सी प्रोसेस होती है? सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, गैस टू लिक्विड. कौन सी स्टेट होती है कंडेंसेशन? जल्दी से फटाफट रिप्लाई करेंगे. देखते हैं इसमें कौन विनर आता है. सो फर्स्ट रिप्लाई, सो आपका नाम अनाउंस होगा. जल्दी से बताएंगे कंडेंसेशन प्रोसेस में होता क्या है. किया है ना, सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है. आप शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तब चलेगा, पूरी डिटेल भी नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा. जैसे कि मैंने लिखा है S माइनस L, मतलब माइनस डैश लगा दो साथ में. सो किस फॉर्म में चेंज होता है उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं. राइट, नीति शर्मा, मोनिका कौशल, आप दोनों विनर हैं. सो गैस टू लिक्विड क्या आता है? गैस टू लिक्विड कन्वर्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस. अब पॉलीमर की बात कर रहे हैं, तो पॉलीमर तब बनते हैं लॉन्ग चेन जब वो बार बार रिपीटेड यूनिट मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और रिमूव हो रहा है पर स्मॉल अमाउंट, लाइक H2, लाइक अल्कोहल, अमोनिया. स्मॉल अमाउंट में चीज़ें लॉस हो रही हैं, तो वहाँ पे हम उसको कंसीडर करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर. इसके एग्जाम्पल नायलॉन 6, टैरलीन, ग्लिप्टल, बैकेलाइट, नायलॉन 6. अब इसके वन बाय वन हम इन कुछ चीज़ों को करेंगे ताकि हमारे पॉइंट ठीक हो. राइट, सो चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है. अब वो कैसे जुड़े हैं, उन सब में मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, किस सब में? पॉलीमर में. तो ये आते हैं 4 टाइप्स के. चारों टाइप्स के एग्जाम्पल आपको अलग अलग से पता होने चाहिए. देखिए, एडिशन एंड कंडेंसेशन के बारे में तो हम डिटेल में करने वाले हैं, बट हमें मेन ये भी पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे किस में बांटा है. तो इसमें आ जाता है 4 टाइप्स के आता है. रिपीट करेंगे, इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक. क्या क्या आता है? इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोसेटिक, थर्मोप्लास्टिक. तो सबसे पहले इलास्टोमर, इस वर्ड से पता लग रहा है, यानी इसमें है इलास्टिक प्रॉपर्टी, लाइक बोना-S, बोना-N, नेचुरल रबर, नियोप्रीन. तो इनमें होती है इलास्टिक प्रॉपर्टी, यानी जो स्ट्रेच कर सकते हैं किसी चीज को, तो उसमें आते हैं आपके ये हो गया. अब सेकेंड आता है हमारा फाइबर्स. फाइबर्स की बात कर रहे हैं तो यानी हमेशा स्ट्रेंथ अप की बात की गई है. क्या बात की गई है? स्ट्रेंथ अप की. सो फाइबर ये क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि तार की बात कर रहे हैं ना, वायर की बात करें तो ये वायर से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं. जल्दी से बताएंगे कि जो हमारे घरों में वायर आती है वो किसका एलॉय है. जल्दी से आपको आंसर करना है. जो हमारे घर में वायर्स आती हैं, जैसे कि लगी हुई हैं, बिजली आती है जिनसे, तो वो किस एलॉय की बनी होती है? जल्दी से बताएं. एलॉय का मतलब होता है 2 अलग अलग एलिमेंट्स का मिक्सचर या मेटल्स का मिक्सचर. तो जिसमें कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें हम कोई बाउंड्री नहीं देख सकते. सो होम वायर जो होती हैं वो किससे मिली होती हैं? जल्दी से आंसर करेंगे. और ये भी बताना है साथ में, जो घरों में बिजली आती है वो कितने वोल्टेज की होती है. वैसे तो सबसे अच्छा कंडक्टर तो हमारे पास होता है,
Okay. सेकेंड, चलिए अब नहीं होगा। सो होगा तो दोबारा बताना, साउंड रिपीट होगी अगर। ठीक है। सो अभी आपको बताना है, क्या बताना है कि जो घरों में वायर आती है, वीडियो पॉज होगी, वेट यहाँ पे तो ठीक है। सो अच्छा गुड सोर्स तो गोल्ड होता है, गोल्ड सिल्वर होता है, बट वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, इतना महंगा तो हम यूज नहीं कर सकते। तो बताइएगा जल्दी से कि जो घरों में वायर्स आती है वो किससे बनी होती है एंड कितने वोल्टेज की है। अब ठीक है सब, जल्दी से आंसर करेंगे। माय क्वेश्चन इज, घरों में जो वायर आती है, देखो वो कॉपर, एल्युमिनियम इनकी बनी होती है, मेनली कॉपर होता है। एंड घरों में जो वोल्टेज आती है वो 260 वोल्टेज तक होती है, राइट? चलिए, राइट, ठीक है। सो घरों में क्योंकि उससे ज्यादा आएगी तो वो डैमेज कर देगी घर के वायर्स को, घर के सिस्टम को। सो ये आता है। सबसे अच्छा तो मेलेबल सब्सटेंस गोल्ड एंड सिल्वर आते हैं, बट स्टिल इट्स टू कॉस्टली। अगर हम घरों पे लगाने लगे तो फिर गए काम से, राइट। सो फाइबर उतने स्ट्रांग होते हैं, फाइबर्स की बात कर रहे हैं तो ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये बने होते हैं, मतलब कंपेयर टू अगर वायर का किया जाए तो वायर से भी स्ट्रांग होते हैं ये। नायलॉन सिक्सेस, टैरेलिन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं फाइबर्स के, जो कि क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू आयरन, आप बोल सकते हो वायर से भी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, जैसे कि पैराशूट की जो क्या बोल सकते हैं, पैराशूट में यूज होते हैं, जराबें बनती हैं, कोई कुछ होता है, तो ये स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू वायर। क्योंकि वायर को तो आप पकड़ोगे वो क्रैक हो जाएगी, चाहे कितनी भी स्ट्रांग वायर होगी, पतली वायर होगी अलग बात है थोड़ा सा, बट स्टिल ये उससे स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट आता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं जिनमें की लीनियर पॉलीमर है एंड वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं? लीनियर पॉलीमर होते हैं एंड वीक वंडरवॉल फोर्सेस इसके अंदर होती हैं। अब अगर इसको हीट करेंगे तो ये मेल्ट अप हो जाएंगे। इसके एग्जांपल पॉलीइथाइलीन, पॉलीस्टायरीन। इसको ना हम इसके डिफरेंस से पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार इजी बनाने के लिए, कई बार टफ बनाने के लिए इसके डिफरेंस से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको वो लर्न होने चाहिए। सो चलिए बात करते हैं इनके डिफरेंस की। थर्मोप्लास्टिक एडिशनल पॉलीमर से बने होते हैं, और थर्मोसेटिंग, सेटिंग मतलब सेट हो गया है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब अब इसको फिर से रिफॉर्म नहीं कर सकते, जबकि थर्मोप्लास्टिक को फिर से रिफॉर्म कर सकते हैं। वैसे तो सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब बैन होनी चाहिए, और अपने लेवल पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं यूज करनी है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा वेस्ट है, और आने वाले टाइम में सोचो अगर इतना वेस्ट अर्थ पे हो गया तो कितनी मुश्किल हो जाएगी लाइफ को एग्जिस्ट करने में। सो क्या आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। इसका हर लाइन, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है पॉलीमर चैप्टर का। थर्मोप्लास्टिक की बात करें, लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीमर है, जो कि किससे होते हैं? वीक वंडरवॉल फोर्सेस से अटैच होती हैं। वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो इंट्रैक्शन होता है, बीच में जो बॉन्ड होता है, वो होता है वंडरवॉल फोर्सेस, जो कि इसकी क्या होती है? वीक होती है। सेकेंड आता है नेक्स्ट, जो थर्मोसेटिंग का है, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन ऑन हीटिंग, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, रिपीट करेंगे। सॉफ्टन अपॉन हीटिंग, कौन? थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग, ये सॉफ्ट नहीं होते हीट करने पे।
एक्सपेंसिव है, ये चीप है, सस्ते हैं। ऑब्वियसली इंसान है, इंसान हमेशा सस्ती चीज़ को यूज़ करता है, बट ये नहीं पता कि वो सस्ती चीज़ है वो कितना डैमेज पहुंचाने वाली है इन फ्यूचर। फिर बात करें, थर्मोप्लास्टिक इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और थर्मोप्लास्टिक इनसॉल्युबल होता है, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होता। सॉफ्ट, वीक एंड लिटिल ब्रिटल इन नेचर, ये हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड मोर ब्रिटल इन नेचर। इसको रिमोल्ड कर सकते हैं, इसको रिमोल्ड नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल देखेंगे हम तो पीईटी, पीपी, पीवीए, पीवीसी। अच्छा, किसी को याद है वैसे पीवीसी से क्या बनता है? एड में भी देखा होगा आपने, कभी कभी कुछ एड सुनी होगी। एनीवन नो कि जो पीवीसी है इससे क्या बनता है? वैसे हम यूजेस करेंगे अपन बाय वन सारे, बट स्टिल थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया ताकि देखा जाए कि आपको कितना आता है। जल्दी से आंसर करेंगे। पीवीसी की आपने एड सुनी होगी, क्या बनता है? एनी आइडिया? किसी को तो आइडिया होगा, टीवी देखते हैं, टीवी भी नहीं आजकल फोन चलाते हैं, वहां पे भी एड्स होती हैं। सो एनी आइडिया? जल्दी से आंसर करेंगे। पीवी से बनती हैं पाइप्स, राइट? क्या बनती हैं? पाइप्स बनती है। पीवीसी पाइप्स का नाम सुना होगा, स्ट्रॉन्ग पाइप्स। पॉलीस्टाइरीन, लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन। थर्मोसेटिंग के क्वेश्चन आते हैं, बताइए इनमें से थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा है? कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है? सो कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, सो आपको हर तरीके से प्रिपरेशन रखनी है। बैकेलाइट, इपॉक्सी रेजिन, मेलामाइन रेजिन, पॉलीएस्टर, पॉलीयूरिया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, एल्काइड रेजिन। अब कंसेप्ट आता है, देखो पॉलीमराइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि पॉलीमराइजेशन से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, राइट? सो अब देखो, पॉलीमराइजेशन में अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, अब ऑब्वियसली है मेजर करेंगे, तो वो तो हमारे लिए जरूरी है जानना कि कैसे हम इसका बना सकते हैं, कैसे इसको फॉर्म कर सकते हैं। सो अभी हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन। जैसे कि पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर चेन इज डिफरेंट लेंथ मे बी यूनिट विद वन अनदर। अगर हम बात करें सिंथेटिक पॉलीमर की, अब आप जब लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं चीजें, एक पर्टिकुलर सिस्टम से कर रहे हैं, तो हम जब हमें पता है इतना यूनिट है, इतना इतना आपने डाला तो 10 यूनिट हुए, तो उसका हम एवरेज वेट ले लेंगे। बट नेचुरल तो ऐसा नहीं होता। नेचर में बहुत सारी चीजें फैक्ट करती हैं, तो नेचर में जो भी चीजें फैक्ट करती हैं उन्हें हम कंसीडर करते हैं। क्या करेंगे? ठीक है, तो सिंथेटिक में तो सीधा हो गया, पर नेचुरल में तो ऐसे मेजर नहीं कर सकते, एवरेज नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें तो सीक्वेंस वाइज तो होता ही नहीं कुछ नहीं। तो कैसे मेजर किया जाए मॉलिक्यूलर मास? सो मॉलिक्यूलर मास मेजर करने के लिए हम इसको 2 वे में एक्सप्रेस करते हैं। एक आता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, m बार n से इसको डिनोट करते हैं। इसमें हम जैसे कि n1 है मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूलर मास m1 है, n2 मॉलिक्यूल है, मतलब अब हम क्या करेंगे, अलग अलग एलिमेंट का ले रहे हैं, क्योंकि एवरेज लेके हम चेकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो नेचुरल है। नेचुरल में हो सकता है यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो कुछ भी फॉर्म हो सकता है, तो पर्टिकुलर एक जगह पे तो है नहीं। सो इसलिए n3 मॉलिक्यूल हैव मॉलिक्यूलर मास m3 ईच। फिर टोटल n1 आ जाएगा, m1 n1, n2 टोटल, m2 n2, n3। अब ऐसे करके ये 3 नहीं है, इसे बहुत सारे नंबर होते हैं। सो इसका हम टोटल कर देते हैं और इसको मेजर करते हैं साइमन एंड आई का मतलब है कितने भी नंबर हो सकते हैं, और एम आई भी मतलब कितने भी नंबर हो सकते हैं और कितना भी उसका मास हो सकता है। और टोटल इसका निकालना हो तो टोटल अपॉन n1 मतलब कितने नंबर होते हैं और साथ में मास।
अब ये तो कंसेप्ट था एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने का, बट अब एक ही मेथड से चीजें थोड़ी ना करते हैं, अब चीजों को अलग अलग मेथड से करते हैं ताकि चीजों को इजीली सॉल्व आउट करके देख सकें। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। देखो, अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, वेट एंड मास में से कौन कभी चेंज नहीं होता? नेवर भी चेंज। एक जगह देखोगे तब भी वो सेम रहेगा, दूसरी जगह देखोगे तब भी वो सेम रहेगा। कौन सा इनमें से ऐसा होता है जो कभी चेंज नहीं होता? आपको ये आंसर करना है। Which one of the following never change? हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था जब हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस किया है। सो जल्दी से आंसर कर देंगे। कौन कभी चेंज नहीं होता? देखो, जब हम अगला कर रहे हैं तो पुराना तो बीच में पूछना ही है ताकि आपको चीजें याद हो जाए। और आज मैंने लास्ट जो हमने एक टॉपिक किया था उसके क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, सो वेट, अभी हम पूछेंगे इस टॉपिक के बाद। सो बताइएगा जल्दी से। मास, राइट। मोनिका कौशल इज विनर नाउ। सो मास नेवर भी चेंज एंड वेट चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि मैंने आंसर बोल दिया किसी का तो आपने रिप्लाई नहीं करना है। आपका रिप्लाई आपके लिए मैटर करेगा। आपका कंपटीशन खुद से है, खुद को बेटर बनाने से है। और अगर आप रिप्लाई करते हो इसका मतलब आप एक्टिव हो और लिखते हो। लिखने के साथ साथ आप बोल रहे हो, बोलने के साथ साथ रिपीट कर रहे हो, जिससे चीजें और क्लियर होती हैं। राइट, ये चीज ध्यान में रखनी है। सो टोटल मास ऑफ N1 मॉलिक्यूल इक्वल टू N1M1, और टोटल मास N2 का निकालेंगे, N2M2, और N3, मतलब ये अलग अलग मॉलिक्यूल का ले रहे हैं, N3 एंड M3। अब प्रोडक्ट ले लेंगे तो प्रोडक्ट में जैसे कि हमने N1 लिया था उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी केस में। 2 के केस में M2 से, सेकंड के, थर्ड केस में थर्ड कर देंगे। राइट, ये आ जाएगा। फिर इसका हम सम अप जैसा कर लेंगे, साइमन कर देंगे N1M1 का स्क्वायर, क्योंकि M 2 बार है और नीचे तो टोटल आ जाएगा। सो इसके थ्रू हम 2 मेथड से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये कंसेप्ट बहुत कम आता है 10th लेवल के लिए तो, क्योंकि ये कैलकुलेशन वगैरह उतनी नहीं आती, वैसे आया नहीं आज तक। सो इसके लिए जस्ट आप फॉर्मूला याद रखिए। बाकी एक पॉइंट आपको याद रखना है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। क्या आता है? पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। अब ये क्या है? देखो, ये ऐसी वैल्यू, इंडेक्स क्या होता है? जो हमें जानकारी देता है। सो पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स वो वैल्यू है जो बताती है कि, क्या बताती है? ये बताती है कि हम किसी भी चीज को कैसे मेजर करें, किसी पॉलीमर को कैसे पता लगाएं कि ये कैसा पॉलीमर है, लॉन्ग रेंज है, सिंथेटिक है, नेचुरल है, या मिक्स मैच जैसा है। तो वो वैल्यू निकाली जाती है उसका वेट एवरेज एंड नंबर एवरेज करके, MW/MN। ठीक है, राइट। नेचुरल पॉलीमर की बात करें तो वहां पे वैल्यू इक्वल रहती है क्योंकि वो नेचर से मिले हैं। अगर पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स ग्रेटर आता है यूनिटी से तो MW हमेशा लार्जर होगा। तो ये सीन होगा, ये कब होगा? जब ये सिंथेटिक पॉलीमर है। ये चीज कब होगी? जब ग्रेटर पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स होगा, जब सिंथेटिक पॉलीमर होगा। ये पॉइंट आपको याद रखने का है कि कब पॉली डिस्पर्सिटी इन यूनिटी इक्वल होगी, कब उसका ग्रेटर होगा। ग्रेटर सिंथेटिक के केस में होगा, नेचुरल में इक्वल होगा, क्योंकि नेचर से जो चीजें मिलती हैं वो हमेशा ही बहुत बैलेंसिंग रहती है। अब MN को नॉर्मली हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब सब में कंफ्यूजन होगा, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? सो मैं ये क्वेश्चन भी पूछूंगी कल। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी आती है जिसमें कि जो हमारे पास चीज ली हुई है उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिपेंड करती है। मतलब जो उसके अंदर कंटेंट है, उसके अंदर चीजें हैं, उसके ऊपर बेसिस पे मैटर करती है।
लाइक उसका प्रेशर, कि उसमें सब्सटेंस है वो बाहर को क्या प्रेशर दे रहा है। एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। देखो अब ये समझो ना, सिंपल पानी है, ठीक है, और ले लिया हमने पानी में हमने शुगर सॉल्यूशन ले लिया दूसरा, हमने सेम टाइम पे अगर इसको बॉईल करें तो किसको बॉईल होने में ज्यादा टाइम लगेगा, ऑलवेज भी शुगर सॉल्यूशन को। सो अब जो नेचर वाली चीजें हैं वो तो नॉर्मली वर्क करेंगी, जो सिंथेटिक है उनमें कुछ तो गड़बड़ रहेगी ही रहेगी, राइट। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। सो देखिए अभी तो हमने ये जान लिया कि हम mn को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जब हम सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी चेंज होती है वो आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कुछ अमाउंट डाल दिया आपने, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा कम होगा। आप खुद इसको चेकआउट कर सकते हैं। नॉर्मल बर्फ को आप रखो फ्रिज में, उसके बाद सेकेंड चीज आप ऐसे कर सकते हो, एक बार बर्फ को रख दिया, सेकेंड आप देखोगे कि एक बार बर्फ जैसे रखी है आपने और नॉर्मल फिर आपने एक मिल्क डाल के या कुछ और डाल के आपने बर्फ जमाने रख दी, यानी आइसक्रीम बना रहे हो खुद, तो किसको टाइम लगेगा ज्यादा। सो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। ऑलरेडी इसके आपके +2 क्लास में पूरा चैप्टर है जिसमें कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट होती है, क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं फर्क पड़ेगा, वहां पे सारी प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं MW की। MW को हम नॉर्मल मेथड से नहीं मेजर कर सकते, इसके लिए हमें स्पेसिफिक मेथड को मेजर करना पड़ेगा, मतलब यूज करना पड़ेगा। लाइट स्कैटरिंग मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, इन मेथड से हम चेकआउट कर सकते हैं। यानी इसको चेकआउट करना इतना आसान नहीं है, आप ये सोच सकते हैं। किसको चेकआउट करना आसान नहीं है? MW को चेकआउट करना इतना आसान नहीं है। सो MN की पता लग गया, और नेचुरल में इक्वल होता है और सिंथेटिक में PDI ग्रेटर होता है। PDI क्या है? पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। देखो चीजों को जब भी करना है तो अच्छे से करना है, जब पता ही है करनी है चीजें तो अच्छे से समझ के करो। और इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, लाइक आपने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के बाद टेक पॉज एंड उस टॉपिक को रिवाइज कर लो उसी टाइम, जिससे पता क्या होगा, आपका स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी, आपके नंबर बन जाएंगे और आपके मार्क्स भी ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। सो करनी है तैयारी तो एक बार अच्छे से ही कर लो, ठीक है। ये नहीं सोचना औरों का कंपटीशन और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप सिलेबस देखो, डेली बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव करो एंड फिर आप अच्छा स्कोर कर लोगे। सो ये था पॉलीमर के बारे में। बाकी कुछ कंसेप्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट मतलब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल रही होगी क्लास। इफ अगर इससे रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। एंड साथ ही साथ हमारे पास टैट एंड TGT के सारे सब्जेक्ट के कोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर किसी को सिर्फ मॉक टेस्ट लेने हैं, किसी को सिर्फ नोट्स लेने हैं, या कोई क्लास नहीं लगा सकता, नेटवर्क इशू है, कुछ भी वेरियस प्रॉब्लम है, अगर सिर्फ किसी को गाइडेंस ही लेनी है तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी ही रिजॉल्व कर दिया जाएगा एंड जो भी आपको डाउट रहते हैं वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।